अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने खत लिख दिया है जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो मौजूद हैं यानी याह्या अफरीदी साहब, और फिर डी फैक्टो जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी खत लिख दिया है। तो ये खत इंपॉर्टेंट क्यों है इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ कल का दिन अदालती तारीख का एक अहम दिन हो सकता है। एक अहम इस दिन पेशरफ्त मुमकिन है, एक अहम फैसला भी आ रहा है, अहम समाअत भी होने जा रही है। तो क्या इस दिन की अहमियत है, इसके ऊपर थोड़ी बात भी करेंगे, और कल मुमकिना तौर पर क्या इस दिन हो सकता है, फैसले क्या आ सकते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ जी मोहसिन नकवी साहब ने भी आज कुछ लबकुशाई की है जो उनके ऊपर तनकीद हो रही है उस हवाले से, तो उसका भी थोड़ा जायज़ा लेंगे कि वो कितनी सही बात है या गलत है। और फिर आज का दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के लिए भी क्यों अहम है, जो कि इस वक्त आपको पता है अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। तो ये काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ यहाँ से कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने जो एक ख़त लिखा है बड़ा इंपॉर्टेंट, और ये खत लिखा है इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी के नाम और साथ में जस्टिस अमीनुद्दीन के नाम भी। और इसमें उन्होंने इस्तदा ये की है कि जो उनकी पिटिशंस पेंडिंग हैं, जो ख़ास तौर पर बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक समाअत के लिए उन्होंने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं, उनको क्यों सुना नहीं जा रहा, उनको प्रायोरिटी पर सुना जाए। और उसके साथ साथ फिर उन्होंने उसकी तफसील भी पूरी फ्राहम की है कि वो कौन सी बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं जो उनकी पार्टी के लीडर्स, उनकी पार्टी के कारकुनान और अदरवाइज भी मुल्क में आइन और कानून के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है, तो वो क्या कुछ हो चुका है। तो ये एक रिमाइंडर है बेसिकली ख़त कि आप वो जो पिटिशंस हैं उनको समाअत के लिए फ़िक्स नहीं कर रहे। ये पिटिशंस काफ़ी अरसा पहले दायर की गई थी पीटीआई की तरफ से, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, आपको मालूम ही है, बवजूह ये पिटिशंस जो थी समाअत के लिए फ़िक्स ही नहीं की थी। और वैसे भी वो क्या समाअत के लिए फ़िक्स करते, वो तो वैसे ही इंसानी हुकूक के मकबरे बनवा के चले गए सुप्रीम कोर्ट के बाहर। तो उनकी तो यही खिदमात काफ़ी हैं इंसानी हुकूक के लिए। तो उन्होंने क्या ये इंसानी हुकूक की पिटिशंस फिक्स करनी थी। वो तो खुद हर तरह सहूलतकार थे कि जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं उनका गला कैसे घोंटा जाए। किस तरह उन्होंने आंखें बंद किए रखी लोगों के लापता होने पर, किस तरह उन्होंने खुद एक इंतखाबी निशान छीन कर जो करोड़ों वोटर्स हैं उनको उनके हक से महरूम किया, बुनियादी हक से महरूम किया। और फिर इसके साथ साथ जो एक आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी रही, जो कुछ होता रहा वो सब के सामने है। और जिस तरह से आइन और कानून को पामाल करके लोगों के घरों पर छापे मारे गए, जिस तरीके से गैर कानूनी गिरफ्तारियां हुई, मिलिट्री ट्रायल्स हुई, ये सब और बहुत कुछ। लेकिन इसके ऊपर काजी फायज ईसा साहब ना सिर्फ आंखें बंद करके बैठे रहे, बल्कि कहीं ना कहीं इसकी सहूलतकारी भी करते रहे। बल्कि जो कोई इस पे आवाज़ उठाता था या कोई और जज इसके ऊपर कोई एक्शन लेने की कोशिश करता था तो उसको भी किसी तरह महदूद कर दिया जाता था। काजी साहब किसी को क्या इंसाफ दिलवाते, वो तो अपने इदारे के लोगों को इंसाफ ना दिलवा सके। 6 जजेस ने भी जब इस बात के ऊपर खतूत लिखे कि उनके ऊपर दबाव डाला जाता है, तो काजी साहब ने उसको भी कमाल तरीके से कहीं दाखिले दफ्तर कर दिया और दोबारा कभी कोई उसका नाम भी नहीं लेता। तो ये सब कुछ काजी साहब की तारीख का हिस्सा है और ये उनका नामा अमाल है जो उनके साथ ही जाएगा। और चला तो गया है लेकिन ये तारीख में कभी दफन नहीं होगा। ये जब भी कभी अदालती तारीख की बदतरीन नज़ीरों की बात होगी, ये बार बार उनका नामा अमाल खुलकर एक स्याह बाब की तरह उनके सामने, उनके चेहरे पर रख दिया जाएगा। तो बहरहाल काजी साहब ने तो जो किया सो किया, लेकिन उसके बाद भी कोई सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। और अब ये है कि इमरान खान साहब की तरफ से एक रिमाइंडर की तौर पर ये खतूत लिखे गए हैं कि जी उन पिटिशंस को भी सुन लिया जाए। यहाँ पर हम देखते हैं जो अपने मफाद की पिटिशंस होती हैं वो तो रातों रात भी फिक्स हो जाती हैं, लेकिन जो अवामी मफाद की बात है, जहाँ इंसानी बुनियादी हुकूक और आइन की खिलाफ वर्जियों की बात है, तो वो पिटिशंस पता नहीं कौन से ताक में बंद करके रख दी जाती हैं जिसकी चाबी ही खो जाती है। तो ये कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। बहरहाल इसमें एक तरह से इमरान खान साहब ने सम अप करके ये चीज़ें रिकॉर्ड पर कम से कम ज़रूर रख दी हैं कि क्या कुछ इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट में अदरवाइज भी ये जो दिन है 26 जनवरी का और जो मंडे को आज अब पिटिशंस शुरू होंगी कल के रोज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत केस का फैसला सुनाना है जो कि उन्होंने साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास साहब के खिलाफ महफूज कर रखा है। अब इस सारे मामले के ऊपर
बहुत सी पेशगोइयाँ हो रही हैं। ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है इस केस, आपको पता ही है कि इसमें बेसिकली अब जो ताने बाने हैं वो जाके मिलते हैं जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल, इन तमाम लोगों की तरफ जो कमेटियों के अंदर मौजूद रहे हैं और जिन्होंने ये बेंचेस में रद्दोबदल की और जिस तरह से जो एक यानी आइनी इख्तियार था उससे तजावुज़ किया और उसके बरखिलाफ उन्होंने ये केसेस वापस लिए और इधर उधर मुंतकिल किए। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ हो रही थी, अब उसमें बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल कोई भूंचाल आ जाएगा। बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद असल में जो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं जजेस साहिबान, उनको नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। और बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये सारा मामला फुल कोर्ट की तरफ भेजा जाएगा। तो बेसिकली ये तीन ही ऑप्शंस बज़ाहिर नजर आते हैं कि एक तो पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि जो बेचारा रजिस्ट्रार है उसकी बलि चढ़ा दी जाए और कहा जाए कि जनाब जजेस का कोई कसूर नहीं था और ये बेसिकली रजिस्ट्रार का सारा कसूर था, लिहाजा उनको 6 महीने के लिए अंदर जेल भेजा जा रहा है या जो भी कोई उनको पनिशमेंट दे के उन्हें कसूरवार ठहरा दिया जाए। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जो ये सारा मामला है ऑलरेडी 6 रुकनी एक बेंच के सामने जा रहा है। इंट्रा कोर्ट जो अपील दायर की गई थी इन्हीं नज़र अब्बास साहब की तरफ से, तो हो सकता है कि इस मामले के ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली जाए कि चूंकि अब वो मामला उधर चला गया तो अब वही चूंकि वो एक लार्जर बेंच है तो वही इसका फैसला करेगा। और तीसरा जो एक बहुत बड़ा फैसला हो सकता है वो ये कि याह्या अफरीदी और अमीनुद्दीन को भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए जाएं और ये एक बहुत ही बड़ा फैसला होगा मंसूर अली शाह साहब की तरफ से। ये तो बिल्कुल इसी तरह ही है कि जैसे वो क्रीज से बाहर निकल आए हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल के ऊपर कुछ लोग तो बड़ी पेशन गोइयाँ बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन माजरत के साथ जो मैंने अभी तक पिछले कुछ अरसे में अदालत का हाल देखा है तो मैं कोई इतनी बड़ी इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखती। मेरे ख्याल से ये मामला इतनी बड़ी क्रीज से बाहर निकलकर नहीं कोई शॉट लगाएंगे मंसूर अली शाह साहब। बज़ाहिर या तो ये मामला लार्जर बेंच पे ही छोड़ दिया जाएगा कि अब चूंकि बन चुका है तो वही इस मामले को देख ले, या कोई छोटी मोटी इसमें जो कोई किसी किस्म की पनिशमेंट में भी एडिशनल रजिस्ट्रार को दे दी जाए, जो कि मेरा नहीं ख्याल दी जाएगी। वैसे भी एडिशनल रजिस्ट्रार का इसमें मौक़िफ़ ये था कि वो तो सिर्फ एक क्लैरिकल काम कर रहे थे, फैसला तो ज़ाहिर है आइनी कमेटी के जजेस ने किया था। तो एक तो ये दिलचस्प बात ये है कि सुबह 11 बजे ये फैसला आना है 2 रुकनी बेंच का, और उसके बाद ठीक इसी मामले से मुतालिक 1 बजे समाअत करनी है 6 रुकनी लार्जर बेंच ने, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। तो ये भी बड़ा दिलचस्प होगा कि फैसला क्या आता है और उसके बाद फिर लार्जर बेंच में क्या समाअत होती है। इस लिहाज से भी ये दिन बड़ा अहम होने जा रहा है। और तीसरा जो इसमें अहम आज के दिन समाअत होनी है, यानी मंडे के रोज जो समाअत होनी है वो होनी है आइनी तरमीमों के हवाले से। बेसिकली जो आइनी तरमीम 26वीं आइनी तरमीम है उसका केस भी फिक्स किया गया है। अभी तो वैसे पहला रोज़ होगा तो ज़ाहिर है पहले रोज़ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र नहीं आती कि किस तरफ जाएंगी, लेकिन ये ज़रूर बात है कि फुल कोर्ट का मुतालबा तो हर तरफ से किया जाएगा। इसमें जो एक पेशरफ्त है वो ये कि अब बाकायदा PTI भी इसकी दरख्वास्त गुजार बन गई है। बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी कि 26वीं आइनी तरमीम को हुए कितने महीने हो गए, लेकिन अभी तक PTI ने इसके खिलाफ दरख्वास्त दायर नहीं की थी, बाकायदा दरख्वास्त गुजार नहीं बनी थी। अब PTI ने भी दरख्वास्त दायर कर दी है और ये काफ़ी मुफस्सिल दरख्वास्त है जो PTI की तरफ से दायर की गई। इसमें सिर्फ कानूनी निकात ही नहीं बल्कि जो तरीक़ाकार अपनाया गया उसको भी मेंशन किया गया है कि कौमी असम्बली मुकम्मल नहीं थी, यहाँ पर ख़वातीन की जो नशस्तें हैं वो उनको नहीं दी गई। दूसरी तरफ सेनेट भी मुकम्मल नहीं था, खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के जो अरकान हैं वो यहाँ पर नहीं थे, जो इलेक्शन ही नहीं हुए जिसकी वजह से। तीसरा फिर जो मुख्तलिफ अरकान हैं उनको इधर से उधर करके गायब करके जिस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती ब्रूट मेजॉरिटी से ये किया गया वो अपनी जगह एक सवाल है। और फिर इन तमाम चीज़ों के साथ साथ ये जो अब आइनी तरमीम हुई है उससे वो किस तरह बुनियादी जो आइनी ढांचा है उससे मुताबिकत नहीं रखती, उसके एक तजाद उसके साथ नज़र आता है, क्योंकि जो आइन है वो तो अदलिया की आज़ादी को इंश्योर करता है, जबकि जो 26वीं आइनी तरमीम है उससे तो बज़ाहिर अदलिया की जो आज़ादी है वो सब्जुडिस कर दी गई है, बिल्कुल सरेंडर कर दी गई है। तो क्या ये जो मामला है इसको भी इसमें देखा जाएगा, सुना जाएगा, तो ये बहुत बड़ा एक आप समझ लें मामला खुलने जा रहा है। तो 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर भी नज़र होगी। बहुत से लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि इसकी लाइव कवरेज भी हो ताकि ज़रा पता चले कि क्या होता है। बहरहाल फ़िलहाल तो ये कि जो आइनी बेंच दस्तयाब है वही इसकी समाअत करेगा, लेकिन देखना ये होगा कि क्या इसमें फुल कोर्ट का जो मुतालबा है उसको पूरा किया जाता है या नहीं। अभी जो रिसेंटली हमने पिछले 2-2.5 सालों में देखा है वो ये कि अब जो भी मुतालबे आप करें, बेंच के ऊपर एतराज़ करें,
یا کوئی بہتر بینچ بنانے کی بات کریں تو ایسا کوئی مطالبہ کسی بھی جج نے انٹرٹین ہی نہیں کیا معذرت کے ساتھ۔ پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ ججوں میں تھوڑی بہت اتنی گریس ہوتی تھی کہ اگر کوئی آپ پہ اعتراض کرتا ہے کہ جی آپ یہ کیس نہ سنیں تو کم از کم جج صاحب اس بینچ سے الگ ہو جاتے تھے، کچھ نہ کچھ ان کی طرف سے احساس ہوتا تھا کہ چلو بھئی اگر کوئی اعتماد نہیں کرا تو یہ کام نہ کیا جائے۔ لیکن اب یہ روایت ٹوٹلی ختم ہو چکی ہے، اور پچھلے کئی کیسز میں بار بار اعتراضات کے باوجود بھی جج صاحبان بضد رہے کہ نہیں جی ہم ہی یہ کیس سنیں گے اور آپ ہمارے سامنے ہی دلائل دیں، اور ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے وہ کیسز سنے اور ڈھٹائی کے خلاف پھر فیصلے بھی دیے ان کے خلاف ہی جو اعتراض پہلے سے ہی کر رہے تھے۔ تو بہرحال مجھے تو کوئی بہت زیادہ اس میں وہ نظر نہیں آتا، تا وقت کہ اس میں جو خود ججز ہیں سپریم کورٹ کے اندر وہ اس فیصلے پہ پہنچے کہ نہیں ہم نے اپنے ادارے کو بچانا ہے، تو پھر وہ یہ سوچیں کہ نہیں ہم نے فل کورٹ کی طرف جانا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، کل کی سماعت کافی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج اس لحاظ سے ایک اہم دن ہے کہ جی چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان راجہ، ان کی جو آج اپنی مدت ہے عہدے کی وہ ہو رہی ہے، پوری ہو چکی ہے، اور بظاہر تو ان کو یہاں سے سبکدوش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن 26ویں آئینی ترمیم نے جو ایک تحفہ اور دیا تھا وہ یہ بھی کہ جب تک اگلے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہیں ہو جائے گی تب تک پرانا چیف الیکشن کمشنر کام کرتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 2 اراکین ہیں اور بھی اسی الیکشن کمیشن کے، سندھ سے اور میرا خیال ہے شاید پنجاب سے میں بھی، مجھے دوسرے والے کنفرم نہیں ہے، لیکن ان کی بھی مدت جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ اب یہ لوگ ابھی بھی کام کرتے رہیں گے کیونکہ اگلا جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ ابھی تک تعینات نہیں ہوا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کو پتا تھا کہ ان کی جو مدت ملازمت ہے آج ختم ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پہلے سے ہی اس کے لیے کوئی مشاورت کا آغاز نہیں ہوا، کیونکہ آئین کے مطابق ظاہر ہے یہ اپوزیشن نے اور جو آپ کی حکومت ہے انہوں نے مل کے مشاورت کر کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کس کو مقرر کرنا ہے، لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کوئی نام فلوٹ نہیں ہوئے، کسی قسم کی کوئی مشاورت، کوئی کمیٹی کچھ نہیں بنا کہ جس نے آپس میں کوئی ڈسکشن کرنی ہے، بالکل ایک ٹوٹل خاموشی ہے۔ حکومت کی تو سمجھ آتی ہے خاموشی کہ چلیے بھائی ظاہر ہے ان کو تو یہی سوٹ کرتے ہیں، وہ تو چاہیں گے کہ بس مرتے دم تک یہی چیف الیکشن کمشنر رہے، اور جس طرح انہوں نے 2024 کا انتخاب انہیں جتوایا ہے اسی طرح یہ انتخاب ہمیشہ ان کو جتواتے رہے۔ لیکن دوسری طرف اپوزیشن کی خاموشی بھی بڑی عجیب و غریب ہے کہ جس نے اس پہ کوئی شور نہیں مچایا، کوئی بات نہیں کی، کوئی اس پہ پیش رفت نہیں کی۔ اور پچھلے ہفتے میں جب عمران خان صاحب کے نوٹس میں یہ بات لائی گئی تو پھر خان صاحب نے اس کے اوپر کچھ ہدایات بھی جاری کی کہ جناب اس سلسلے میں کچھ پیش رفت کی جائے اور کام شروع کیا جائے، خطوط لکھے جائیں، کوئی نام ڈھونڈے جائیں وغیرہ وغیرہ، لیکن فی الحال تک تو کوئی نام بھی سامنے نہیں آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مزید نوازنے کے لیے ان کو اب یہ عہدہ دے دیا جائے اور اس کے اوپر جو ہے انہیں کنونس کر لیا جائے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نظر آتی ہے یا کوئی ایسا ماحول نظر آتا ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس کے لیے جو ہے عہدے کے لیے لایا جائے گا۔ جو قاضی صاحب کے ساتھ ہو گئی ہے، ویسے انہیں چاہیے کہ اپنا منہ چھپا کے جہاں گم ہے وہیں گم رہیں۔ ایسے ہی یہاں پاکستان میں آئیں گے کسی نئے عہدے کے لیے تو ان کے ساتھ مزید کوئی بھیانک سانیہ نہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہاں پر جو صورتحال ہے وہ یہ کہ فی الحال تو کوئی نام ایسا سامنے نہیں آ رہا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی غیر متنازع شخص ہونا چاہیے جس کے اوپر سب اعتماد کرتے ہوں، لیکن حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ تعیناتی بالکل اسی طرح کی ہو تاکہ جب بھی جو بھی الیکشن ہوں اس میں اسی طرح فیور کریں سکندر سلطان راجہ جیسے ابھی تک کرتے رہے ہیں، صرف الیکشن ہی نہیں کروانے میں، ادروائز بھی ابھی تک بھی انہوں نے دیکھیے پی ٹی آئی کے جو انٹر پارٹی الیکشن ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا، ابھی تک ان کا جو بلے کا نشان ہے ان کو واپس نہیں کیا، ابھی تک جو ان کی مخصوص نشستیں ہیں جو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اکثریتی فیصلہ ہے کہ ان کو دینی ہے، اس پہ عمل نہیں کیا۔ ابھی تک ان کی طرف سے متعدد ایسے معاملات ہیں جیسے کہ ابھی یہ الیکشن ٹریبونلز کو لے کر کے آپ دیکھ لیں، جیسے ابھی یہ انہوں نے جو ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سارا انہوں نے انہی کو سپورٹ کرنا ہے، حتیٰ کہ ان کے جو ممبرز ہیں جن کو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کرنا تھا، یعنی عادل بازئی کو جیسے ڈی نوٹیفائی کر دیا، وہ بھی انہوں نے غلط طور پر ان کو کر دیا۔ تو ہر وہ فیصلہ جو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی موجودہ رجیم اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا ہے وہ انہوں نے ہر خدمت کی ہے، ایک بھی فیصلہ انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں نہیں کیا۔ یہ دیکھیے آپ، تو یہ جو ان کا ایک کالا کارنامہ ہے یہ ان کے ساتھ دفن ہوگا، اور یہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے کہ اگر آپ نے جان بوجھ کر پورے کا پورا الیکشن چرایا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو اب تک جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں ان کے خلاف سنگین قسم کی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہوتا، لیکن چونکہ یہاں پر انہیں طاقتوروں کی پشت پناہی حاصل ہے
तो ना सिर्फ ये कि वो अपने ओहदे पर मौजूद हैं बल्कि मजीद अभी अपने ओहदे को जारी भी रखेंगे। सुभान अल्लाह। अगर आप देखें तो जब भी ये अपने ओहदे से सुबुकदोश होंगे इनको इसका जवाब तो देना पड़ेगा। ये एक ऐसा संगीन काम है जो इन्होंने 8 फरवरी को किया, 2024 के इलेक्शन को पूरे का पूरा मैंडेट बदल डाला। ये कोई इतनी छोटी बात नहीं है कि जिसको इग्नोर किया जा सके, और मेरा नहीं ख्याल है कि आने वाली हुकूमत अगर पीटीआई की हो तो वो इस सारे मामले के ऊपर माफ़ी तलाफ़ी कर ले, नज़रअंदाज कर दे इसको। जब तक ये लोग कटहरे में एक दफ़ा नहीं आएंगे जो कि संगीन किस्म के जराइम के मुर्तकिब हुए हैं, ये जराइम रुकेंगे नहीं पाकिस्तान से। ये तारीख आपकी अगर 75 साल से ऐसी है तो ये अगले 75 साल भी ऐसी ही रहेगी अगर आप किसी मुजरिम को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे। ये आपके साथ फिर एक दायरे का सफ़र चलता रहेगा। ये आपको करना होगा, चाहे इसकी आपको कॉस्ट भुगतनी पड़े, चाहे आपको इसके लिए कुछ भी करना पड़े, आपको ये करना होगा कि एक दफ़ा जो लोग कौमी जराइम के मुर्तकिब हुए हैं उनको कटहरों में लाना होगा। इसके बगैर अगर आप ये समझें कि आप दुरुस्त सिमत में चले जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। और अभी भी जो इनको रिटेन रखने का मकसद है वो यही है कि आने वाला कोई भी शख्स ऐसा ना हो कि जो पिछला जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसको खोल दे, उसमें जो इन्होंने सारे फॉर्म 47 जाली बनाए हैं उनका भांडा फूट जाए, या जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से मददगार है इलेक्शन कमीशन, वो सारे काम कहीं रिवर्स ना होना शुरू हो जाएं। तो अभी अगला इलेक्शन तो पता नहीं कब होना है, लेकिन जो पिछला हुआ है उसको कवर अप करने के लिए भी ऐसे ही किसी बदनीयत और बदकिरदार शख्स की ज़रूरत है, और इसीलिए राजा सिकंदर सुल्तान को अभी तक रिटेन रखने में ही इस हुकूमत की आफियत है। बेसिकली वो बात होती है ना कि गारंटर, तो एक गारंटर जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे इस निज़ाम के, वहीं दूसरे गारंटर ये इलेक्शन कमिश्नर थे जिन्होंने इस पूरे काले इलेक्शन को कवर करके रखा हुआ था। तो ये जो पूरा इन्होंने जुर्म किया था उसको मिलके इन्होंने छुपाया हुआ था। तो जहां एक साहब चले गए दूसरे भी खुदा न खास्ता वैसे ही मिल गए हैं अब इन्हें, वो एक अलग बात है। लेकिन दूसरी तरफ ये वाले जो साहब हैं ये भी उसी तरह गारंटर हैं इस पूरे सिस्टम के, जैसे काजी फाइज ईसा साहब थे। तो बहरहाल अब देखते हैं कि इसके ऊपर मजीद क्या पेशरफ्त होती है। लेकिन एक जो और आज आपके साथ खबर शेयर करनी है वो मोहसिन नकवी साहब का मौक़िफ़ है कि जो आके आज उसमें वहीं पे, खैर अभी अमेरिका में ही मौजूद है, और उन्होंने मौक़िफ़ ये दिया है रिकॉर्ड में कि जनाब मैं तो किसी एंटी चाइना तंजीम या तकरीब के किसी दफ्तर में नहीं गया, ना मैंने किसी चीज़ में ऐसे पार्टिसिपेट किया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रोपेगेंडा है जो सियासी मुखालिफिन फैला रहे हैं और आप पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं इस तरह का प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ करके। अब मतलब झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। यानी आपके दफ्तर खारजा ने खुद इस बात को कहा है एडमिट करके कि वो गलत फहमी से चले गए। यानी आप गए तो हैं ना, फिर आप ये तो ना कहें कि मैं गया ही नहीं सिरे से। आप टोटली उस वाक़े से इनकारी हैं, जबकि आपकी वीडियो मौजूद है, आपकी तस्वीर मौजूद है और दफ्तर खारजा का ऑन रिकॉर्ड बयान ऑफिशियल मौजूद है कि आप गलत फहमी से चले गए हैं और ये दौरा भी आपका निजी था। तो वो तो आपको इस तरह से वो कह रहे हैं कि आप गए हैं और आप आके कैमरे पे झूठ बोल रहे हैं कि आप गए ही नहीं हैं। तो ये सूरत हाल है। बल्कि आज मैं देख रही थी गार्जियन अखबार में भी इसका तज़किरा हुआ है कि जो इन्होंने ये वहाँ पे गए, उस तंजीम के दफ्तर में भी गए। तो ये सारी सूरत हाल है, लेकिन झूठ बोलने से ये लोग बाज नहीं आते। हकीकत यही है कि जो कुछ भी ये कर सकते हैं अभी इस्टेब्लिशमेंट के सर पर बैठ के कर रहे हैं, और जाहिर है अमेरिका के साथ मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें कामयाबी हुई नहीं। अब अपनी सुबकी को छुपाने के लिए कभी एक बात करते हैं, कभी दूसरी बात करते हैं, लेकिन हकीकत छुपती नहीं है, हकीकत सामने आ जाती है। चाहे आप जितनी मर्जी कानून साजियाँ कर लें, चाहे आप जितना मर्जी पर्दे डालने के लिए नए नए लोगों को भर्ती कर लें, जो भी आप कर लें, हकीकत फिर भी छुपती नहीं है, वो सामने आकर ही रहती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।